Hello students, in today's session we'll be taking up previous year questions of SNAP 2021। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 के नहीं देखे हैं तो वो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, मैं लिंक पिन कर दूंगा टॉप पे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So first question is A, B and C are relatively co-prime numbers. If A into B is 551 and B into C is 1073, then we have to find A plus B plus C. Relatively co-prime क्या होता है? नंबर्स, अगर दो नंबर हमारे ए और बी हैं, इफ दे आर रिलेटिवली कोप्राइम, देन दैट केस द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू 1, यानी कि 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर उनमें नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हेन दे आर रिलेटिव कोप्राइम। ए इंटू बी आ रहा है 551, सो ए और बी क्या हो सकते हैं? एज यू कैन सी 3 से डिविजिबल तो नहीं है, 3 नहीं है, 5 डेफिनेटली नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 इज ऑल्सो नॉट देयर, 13 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, यस 19 से डिविजिबल आ रहा है, 19 2 38 171, सो 19 इंटू 29 आ रहा है। ए इंटू बी इज 19 इंटू 29, तो डेफिनेटली बी इंटू सी में या तो ए 19 होगा या बी 19 होगा। ठीक है, तो 19 और 29 से चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या 19 से 1073 डिविजिबल है। 19 5 95 123, नो 19 से नहीं है, तो डेफिनेटली 29 से होगा। 29 इंटू वॉट, 29 3 87, देन 203, सो 29 इंटू 37, दैट इज दिस नंबर। सो b इज इक्वल टू 29 है, a इज इक्वल टू 19 है एंड c इज इक्वल टू 37 है। तो सम विल बी 19 प्लस 29 प्लस 37, यानी कि 85। आवर आंसर विल बी 85 ओनली। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is saying class A and B and C have average scores of 83, 76 and 85 respectively. Average of class A and B is 79 and that of class B and C is 81. So you have to find the combined average of classes A, B and C together. A और B का एवरेज है 83, सॉरी A का एवरेज है 83, B का है 76 और दोनों का मिला के एवरेज आ रहा है हमारा 79। सो अगर एलिगेशन अप्लाई करते हैं 79 माइनस 76 इज 3, 83 माइनस 79 इज 4, तो 3:4 का रेशियो आ रहा है क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स का। देन फॉर बी एंड सी, बी का एवरेज है 76, सी का एवरेज है 85 और ओवरऑल एवरेज आ रहा है बी और सी का 81। अगेन एलिगेशन 85 माइनस 81 इज इक्वल टू 4 एंड 81 माइनस 76 दैट इज इक्वल टू 5, तो 4:5 का रेशियो आ रहा है। बिल्कुल सिंपल रेशियो आ गया ए बी सी का, 3:4:5 का रेशियो है, 3:4:5 का। और एवरेज वैल्यूज हैं 83, 76 एंड 85, तो वेट एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अवर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स, क्या कर सकते हैं हम ऐसे किसी क्वेश्चन में कि किसी एक वैल्यू को एवरेज मान लें और फिर डेविएशन से अपना एवरेज निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें तो लेट अस से 83 को हमने अपना एवरेज मान लिया, तो अगर 83 एवरेज हो गया तो 83 का फिर 83 से डेविएशन 0 होगा। 76 7 कम है, -7 है और 85 2 ज़्यादा है, तो हमारा फाइनल एवरेज विल बी इक्वल टू, जो हमने एवरेज एज्यूम किया है 83 प्लस सारे डेविएशंस का सम। ठीक है, तो 0 इंटू 3 तो 0 ही आएगा, -7 इंटू 4 विल बी माइनस का 28 प्लस 5 इंटू 2 प्लस का 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि 12। तो दिस विल बी 83 माइनस 18 बाई 12 यानी कि 83 माइनस 1.5, सो 81.5 विल बी अवर आंसर। और ऐसा हमने किया इसलिए ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो सके, हमें 83 76 वगैरह को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। तो ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। ऑलवेज चूज इजी मेथड जो कि कैलकुलेशन हमारी बचाए, मेहनत बचाए हमारी, और एक्यूरेट आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंचाए। दैट इज व्हाट द पर्पज इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेलर यूजेज अ faulty balance such that he cheats by 300 grams both at the time of buying and selling, and he buys and sells only in the packet size of 5 kilograms. So if he claims to sell at the cost price, what is his actual profit percentage? Very easy question. देखो जब वो बाई कर रहा है तभी वो 5 kg के पैकेट में परचेज कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर ले रहा है। यानी कि जब वो बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, एट दैट टाइम
ही इज चीटिंग बाई 300 ग्राम्स, यानी कि 300 ग्राम्स ज़्यादा ले रहा होगा, यानी कि 5300 ग्राम्स ले रहा होगा 5 kg की जगह। एंड व्हेन ही इज सेलिंग देन ऑल्सो ही इज डूइंग चीटिंग, बट दिस टाइम क्या करेगा, उसका फायदा कब होगा, जब वो कम देगा, तो 300 ग्राम्स कम देगा सेल करते समय, यानी कि ही इज गिविंग ओनली 4700 ग्राम्स। बेच रहा है वो 4700 ग्राम्स, जबकि परचेज करते समय ले रहा है 5300 ग्राम्स, सेम कॉस्ट प्राइस पे दे रहा है। ही इज क्लेमिंग सेम कॉस्ट प्राइस, बट एक्चुअल में क्या है, बेचते समय सिर्फ उसने इतना बेचा है, जबकि खरीदते समय इतना खरीदा है, तो उसका जो यही जो डिफरेंस है यही प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी कि 600 ग्राम्स का उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा जब वो 4700 ग्राम्स अमाउंट सेल कर रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 600 अपॉन 4700 इंटू 100, 20 से 20 गए, दिस विल बी 600 बाई 47। क्या वैल्यू आएगा, 47 1 जा 47, 130 बच गया, फिर 2 टाइम्स जाएगा 94 बचा 26, 36 बचा, 36 विल बी अराउंड 7.75 के बराबर होगा। तो बस इसके बाद और कैलकुलेशन क्यों करें, रफली 12.75% आ जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन डी विल बी देयर। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car covers 50% of the journey at 25 km per hour, 40% of the journey at 20 km per hour and remaining at 10 km per hour. We have to find the average speed of the car. As we can see, जो हमारा आंसर है that is not dependent on total distance, क्योंकि डिस्टेंस का हमें रेशियो गिवन है, एक तरह से परसेंटेज यानी कि रेशियो गिवन है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस से टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर्स, क्योंकि जैसे हमको वैल्यूज गिवन है ये काम कर जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स। इफ दैट इज सो 50 किलोमीटर्स वो ट्रैवल किया है 25 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम निकालें अगर, तो 50 ट्रैवल किया है 25 की स्पीड से, प्लस 40 ट्रैवल किया है 20 की स्पीड से, प्लस बचा हुआ 10 ट्रैवल किया है 10 की स्पीड से, यानी कि 2 + 2 + 1 5 आवर्स टाइम लगा है। टोटल डिस्टेंस है 100 का, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 100/5 विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि लेट अस से हमने मान लिया होता कि अपना टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 10d है, पर उतना करने की जरूरत नहीं थी इसमें, अदरवाइज 10d मान लेते, और 10d में से पहला पार्ट होता 5d, नेक्स्ट पार्ट होता 4d, नेक्स्ट पार्ट होता d, टाइम लगता 5d/25, देन 4d/20, देन d/10, ठीक है। दिस विल बी d/5, दिस विल ऑल्सो बी d/5, दिस विल बी d/10, और फिर सारी वैल्यूज को ऐड कर लेते और डिस्टेंस बाय टाइम वो कहानी दोहरा देते। बट ये ज़्यादा बेहतर तरीका है और ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a leak in the tank can empty it in 12 minutes, another leak can empty it in 18 minutes, so in what time will they together empty the tank? तो पहला लीक लेट से L1 है, वो 12 मिनट में टैंक को खाली कर दे रहा है, देन अनदर लीक इज देयर L2 विच इज एम्प्टिंग इन 18 मिनट्स। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम विल बी 36, सो लेट अस से टोटल कैपेसिटी टैंक की 36 है, तो पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी है, 12 यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट्स काम कर रहा है, इजंट इट सो, और दूसरा वाला 2 यूनिट्स काम कर रहा है, ओके। यहाँ पे निगेटिव में इसलिए लिया है बिकॉज लीक है तो निगेटिव वर्क करेगा, खाली कर रहा है, तो ये ध्यान रखनी है चीज़ हमेशा। इस क्वेश्चन में तो इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पे फिलिंग भी कर रहा होगा खाली भी कर रहा होगा, तो लीक इज ऑलवेज डूइंग निगेटिव वर्क, इसलिए निगेटिव में वैल्यू लिखना है उसका। और टोटल वर्क भी निगेटिव में है, इफेक्टिवली क्या है, -36 कर रहा है, पूरा खाली कर रहा है, और दोनों को साथ में अगर मिलकर खाली करना है तो -3 + -2 यानी कि -5 हो जाएगा एफिशिएंसी, यानी कि 36/5 7.2 मिनट्स में फिलअप करेंगे, एम्प्टी करेंगे। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। दिस इज वेरी वेरी इजी, इजंट इट सो, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे भी देख सकते थे कि अगर 12 मिनट्स में खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 1/12 खाली करेगा, सिमिलरली सेकंड वाला 1/18 खाली करेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 5/36 खाली करेगा। तो अगर 1 मिनट में 5/36 खाली कर रहा है तो टोटल मिनट्स लगेंगे 36/5, सेम ही बात है। बट ये वाला मेथड सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब टाइम एंड वर्क के मुश्किल सवाल आएंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा हेल्प करेगा, समय बचाएगा अपना, इसलिए सेकंड मेथड को सीखना, फर्स्ट मेथड जो है जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया उसको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Next question is saying X people can do a job in 5 days. Starting from the second day, 3 people were fired every alternate day. हर एक अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ के 3 लोगों को फायर किया गया है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड डे 2 पीपल वर हायर्ड. यहाँ पे ये देखना है, पहले वाले लाइन में फायर्ड है, दूसरे वाले में हायर्ड है. दिस इज नॉट फायर्ड. ठीक है. एवरी अल्टरनेट डे एंड द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 7 days. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो डे 1 पे क्या कहानी बना? डे 1 पे तो एक्स लोग ही हैं. डे 2 पे 3 वर फायर्ड, तो एक्स -3 हो गए. डे 3 पे 2 वर हायर्ड, तो यहाँ पे तो -3 हुआ है, यहाँ पे +2 होगा, यानी कि x -3 +2, तो x -1 हो जाएगा. देन डे 4 पे अगेन 3 आर फायर्ड, सो x -4 हो जाएगा. देन डे 5 पे अगेन 2 आर हायर्ड, तो x -2 हो जाएगा. देन डे 6 पे फिर वही कहानी, 3 आर फायर्ड, x -5. एंड डे 7 पे 2 आर हायर्ड, सो दिस विल बी x -3. दिस इज द सिनेरियो. अब इनिशियली हमसे कह रहा है कि x पीपल कैन डू द जॉब इन 5 days, यानी कि जो वर्क है हमारा दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 into x, एफिशिएंसी इंटू वर्क. तो 5x के बराबर है, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू x. अगर पहले दिन x लोग काम करें, नेक्स्ट डे x -3, देन x -1, देन x -4 टिल x -3. ओके. सम कितना आएगा? दिस विल बी इक्वल टू 7x, और ये है 3 + 1 4, 4 8 2 10 18. 7x - 18 is equal to 5x. So 2x is equal to 18, and hence x will be equal to 9. Our answer will be option D, 9. Is that clear? Okay. ठीक है. Next question. Two alloys of iron have different percentage of iron in them. The first one weighs 6 kilograms and second one weighs 12 kilograms. One piece each of equal weight was cut off from both the alloys, and the first piece was alloyed with the second alloy and second piece was alloyed with the first one. As a result, the percentage of iron became the same in the resulting two alloys. So what was the weight of each cut off piece? ठीक. So let us say two alloys are A and B. फर्स्ट में A% आयरन है और सेकेंड में B% आयरन इज देयर. फर्स्ट वन इज 6 kilograms, सेकेंड वन इज 12 kilograms. सो लेट अस अज्यूम कि दोनों में से x पीस कट किया है हमने, x kg कट किया है. ठीक है. और जब x को कट कर लेंगे तो 6 - x बचेगा पहले वाले में, और सेकेंड वाले में 12 - x बचेगा. अब पहले वाले का जो कट पीस है इसको सेकेंड वाले के 12 - x से अलॉय करेंगे, और दूसरे वाले के कट पीस को पहले वाले के 6 - x से अलॉय करेंगे, और दोनों ही केसेस में जो हमारा परसेंटेज ऑफ आयरन है दैट बिकम्स द सेम. इक्वेशन बना लेते हैं. तो पहले वाले में हमारा A% है, isn't it so? और दूसरे वाले में B% है. तो x इंटू ए या फिर AX प्लस B इंटू 12 - x डिवाइडेड बाई x प्लस 12 - x, ये हमारा पहले वाले में परसेंटेज ऑफ आयरन आ जाएगा, और सेकेंड वाले में दिस विल बी B इंटू एक्स प्लस A इंटू 6 - x डिवाइडेड बाई x प्लस 6 - x. So effectively this will become AX plus 12B minus BX divided by 12, and that is equal to BX plus 6A minus AX divided by 6. तो 6 से काट दिया तो 2 टाइम्स गया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो AX plus 12B minus BX is equal to 2BX प्लस 12A माइनस 2AX. AX और BX को सबको एक साथ में लेके आ जाते हैं. सो 3 टाइम्स A माइनस B X इज इक्वल टू 12 टाइम्स A माइनस B. A माइनस B से A माइनस B कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके. सो X विल बी इक्वल टू 12/3 विच इज इक्वल टू 4. So our answer will be 4 kilograms, option D. Is this part clear?
बट एग्जामिनर हमसे नहीं चाहता होगा कि हम इसको इतने लंबे तरीके से सॉल्व करें। एग्जामिनर का पर्पस क्या है? हमारी इंटेलिजेंस को चेक करना कि क्या हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा समय वेस्ट किए हुए। डेफिनेटली कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। इस क्वेश्चन या ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे पीछे हमने जब स्पीड वाला क्वेश्चन किया था, तो हमको पता है यहाँ पे कि हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है, यानी कि कुछ भी हो सकती है, इट कैन हैव एनी वैल्यू, बट हमारा जो एवरेज स्पीड है वो सेम रहेगा हर एक वैल्यू के लिए। इजंट इट सो? सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी इफ यू कैन ऑब्जर्व, तो क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज नहीं बताया गया कि परसेंटेज ऑफ आयरन पहले वाले पीस में कितना है और सेकंड वाले पीस में कितना है, विच इंप्लाइज दैट परसेंटेज ऑफ आयरन की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? और जब हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है तो हम एक में परसेंटेज ऑफ आयरन को 0 मान लेते हैं। ठीक है, एक में परसेंटेज ऑफ आयरन को 0 मान लेते हैं। तो लेट अस से हमने मान लिया कि A इज इक्वल टू 0, और जैसे ही एक में परसेंटेज ऑफ आयरन को 0 मान लिया तो हमारे लिए कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, ये जो x इंटू ए है ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो नाउ दिस विल बिकम 12 माइनस एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाई क्या है, x प्लस 12 माइनस एक्स, यानी कि डिवाइडेड बाई 12 विल बी इक्वल टू, सिंस a 0 है तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6। b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से गया 6 से गया 2 टाइम्स गया, तो 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो 3x इज इक्वल टू 12, यानी कि x इज इक्वल टू 4। तो सिर्फ हमारे लिए इतना ही प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है, इजंट इट सो? क्वेश्चन कितना आसान हो गया अगर हमने क्वेश्चन का जो जिस्ट है, जो सिंपल बात है, जो बात क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है, उस बात को समझ लिया। तो हर एक क्वेश्चन में हमें इतना अटेंटिव रहना है कि उसको हम शॉर्टेस्ट टाइम में सॉल्व कर सकें। आई बिलीव आपको ये अप्रोच पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इजंट इट सो? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसी अप्रोचेस को, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is saying how many numbers higher than 2000, bigger than 2000 and smaller than 7000 can be made using the digits 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 9 if repetition of digits is not allowed. If repetition of digits is not allowed. 2000 से बड़े होने चाहिए और 7000 से छोटे होने चाहिए, यानी कि जो भी हम नंबर बना रहे हैं 4 डिजिट का नंबर होगा और 4th डिजिट पे यानी कि 1000 डिजिट पे हमारा 2 आ सकता है, 2 विल बी देयर। रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रेपिटेशन अलाउड होता तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता, क्योंकि लास्ट में 2000 को इंक्लूड नहीं करते या लास्ट में घटा देते। ठीक है, 2 अलाउड होगा, 3 तो है नहीं, 4 अलाउड होगा, 5 अलाउड होगा, 6 होगा, 7 भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 7 अलाउ करते ही फिर हमारे नंबर 7000 या उससे बड़े आने लगेंगे। तो यही 4 डिजिट्स अलाउड होंगे पहले वाले प्लेस पे। तो पहले प्लेस पे 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। टोटल नंबर्स हमारे हैं 0, 1, टोटल 8 नंबर्स आ देयर, तो 7 बच गए। अब बस आगे 7, 6, 5 ये कर देना है, तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, 7 चौको 28 इंटू 30, यानी कि 840 नंबर्स विल बी देयर। दिस विल बी अवर आंसर 840। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी स्पीक ट्रूथ 70% एंड 80% ऑफ द टाइम रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर? कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे? 2 केसेस बनेंगे कॉन्ट्रडिक्ट करने के। एक केस बनेगा जबकि ए सच बोले और बी झूठ बोले, फॉल्स बोले, और दूसरा केस होगा जब ए फॉल्स बोले और बी सच बोले। इजंट इट सो? पहले वाले केस से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए इज स्पीकिंग ट्रूथ 70% ऑफ द टाइम, तो ए की ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.7, और बी झूठ बोले 80% टाइम सच बोलता है, तो 20% जो बच गया उस टाइम झूठ बोलता होगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 0.2। ठीक है, जब ए सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है। सेकेंड सिनारियो बनेगा जबकि ए झूठ बोलेगा और बी सच बोलेगा। ए झूठ बोलेगा 30% ऑफ द टाइम, यानी कि 0.3 इंटू 0.8, जबकि बी सच बोलेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 0.7 इंटू 0.2 विल बी 0.14 प्लस 0.3 इंटू 0.8 विल बी 0.24, सो 0.38 विल बी अवर आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी देखा जा सकता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से हम वो कैसे सब्ट्रैक्ट कर दें जबकि दोनों सच बोले, ए भी सच बोले और बी भी सच बोले, और या दोनों झूठ बोले, क्योंकि दोनों ही केसेस में फिर वो एग्री कर रहे होंगे। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अल्टरनेट ऑफ दैट। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, बट जहाँ पे केसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हमको जो निगेशन वाला मेथड है, यानी कि हटाने वाला मेथड
एक्सक्लूड करने वाला मेथड वो यूज़ करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 70% 80% यानी 0.7 इंटू 0.8 0.56 प्लस 30% 20% 0.3 इंटू 0.2 यानी कि 0.06. सो 1 माइनस 0.62 अगेन आंसर विल बी 0.32. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग 10 to the power 99 minus 1 plus 10 to the power 17 plus x is divisible by 9. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब एक चीज समझनी है, 10 की पावर 1 क्या होता है हमारा, दैट इज 10. अगर हम उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, सो दैट इज 10 माइनस 1 9. 10 टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो 99 डिविजिबल बाई 9. 10 टू द पावर 3 माइनस 1 999 दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9. सो एनी पावर ऑफ 10 10 टू द पावर n माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9. और ऐसा होता क्यों है, बिकॉज 10 इज नथिंग बट 9 प्लस 1. तो 9 प्लस 1 टू द होल पावर n माइनस 1 अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली हमारा 9 के मल्टीपल से 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा आ रहा है और फिर 1 घटा दे रहे हो तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 का मल्टीपल ही आ जाएगा. ये क्लियर है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि पहला वाला जो पार्ट है 10 टू पावर 99 माइनस 1 ये तो 9 से डिविजिबल है ऑलरेडी. तो जो हमारा कंसर्न है वो है 10 टू पावर 17 प्लस एक्स. तो यहाँ भी हमको पता है कि 10 टू द पावर 17 माइनस 1 तो डिविजिबल बाई 9 होगा, और अगर 1 घटाया है तो फिर x में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 1 को भी डिविजिबल बाई 9 होना पड़ेगा. जब ये डिविजिबल बाई 9 है तो x प्लस 1 को भी डिविजिबल बाई 9 होना पड़ेगा, और अगर x प्लस 1 डिविजिबल बाई 9 है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, या फिर 17 हो सकती है, या फिर x निगेटिव वैल्यू होता तो -1 हो जाता, या फिर 17 प्लस 9 26 हो सकती है, एंड सो ऑन. तो पैटर्न समझ में आना चाहिए. ऑप्शन हमें गिवन है ऑप्शन सी 8, सो दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर है? ठीक है, ओके. अब यहाँ पे एक और मेथड देख लेते हैं. जब 9 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं दैट इज चेक्ड बाय सम ऑफ डिजिट्स, है कि नहीं? सम ऑफ डिजिट्स से चेक करते हैं. सो क्या सम ऑफ डिजिट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि 9 ऐसा यूनिक है कि उसके कॉम्बिनेशन में अगर हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लें तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स, तो डेफिनेटली x प्लस 1 हमारा डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए. ठीक है, सो x विल बी इक्वल टू 8. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, क्योंकि 10 की पावर कितनी बड़ी हो सम ऑफ डिजिट्स तो 1 ही आएगा, है कि नहीं? तो दिस इज ऑल्सो इजी अप्रोच. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला सवाल कह रहा है इफ log ऑफ 3 ऑन द बेस 10 प्लस log ऑफ 4x प्लस 1 ऑन द बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 ऑन द बेस 10 प्लस 1, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी log ऑन द बेस 10 है, तो 1 को भी लिख देते हैं log ऑफ 10 ऑन द बेस 10. अब सॉल्व करते हैं इसको. एज वी नो कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ ab, तो पहले स्टेप पे लिख देते हैं log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 इंटू 4x प्लस 1 ऑन द बेस 10. सिमिलरली राइट हैंड साइड में log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ 10 हो जाएगा log ऑफ 10 इंटू एक्स प्लस 1 ऑन द बेस 10. और अगर ऐसा है तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है हमारी 3 इंटू 4x प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 1. यानी कि 12x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 10x प्लस 10. So 2x will be equal to 7 and hence x will be equal to 7 by 2. So our answer will be 7 by 2. Isn't it so? Okay. Next question. Next question is saying a ball bounces back to 4 by 5 of its original height if it was dropped from each time. It was dropped from height, it was dropped from, if नहीं, ठीक है. If it is dropped from a height of 300 meters, how far will it travel before coming to rest? तो 300 मीटर की हाइट से जब इसको ड्रॉप करेंगे तो पहले तो ये 300 मीटर जाएगी, हिट करेगी सरफेस को, और हिट करने के बाद में फिर जंप लेगी कितने का, 4/5 का, 300 इंटू 4/5 का, और फिर वापस आएगी. सो दिस हाइट विल बी 300 इंटू 4/5, और फिर जंप लेगी. इस बार क्या होगा, 300 इंटू 4/5 इंटू 4/5,
एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, इजंट इट सो? ठीक है, सो ये वाला हाइट हो गया हमारा 300 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? तो पहला हाइट कितना है? 300। उसके बाद 300 इंटू 4/5 ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आती है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 300 इंटू 4/5 होगा। उसके नेक्स्ट टाइम फिर 300 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर, ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, 2 इंटू 300 इंटू 4/5 का होल स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। अब ये तो इनफाइनाइट जीपी बन रही है हमारी। दूसरे टर्म से फोकस करते हैं, पहला टर्म तो 300 रहने दो, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। इसका पहला टर्म तो ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस इज 4/5, आर इज इक्वल टू 4/5। तो सम कितना आ जाएगा हमारा? सम विल बी 300 प्लस 2 इंटू 300 इंटू 4/5, ये कितना आ गया? 600 इंटू 4/5, यानी कि 480 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/5 विच विल बी 1/5 ओनली, और ऊपर जाके 5 हो जाएगा। तो 300 प्लस 480 इंटू 5, यानी कि 2400। सो आंसर विल बी 2700 meters. This will be our answer. Is it clear? ठीक है। बाकी ऐसे किसी क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट अप्रोच भी है कि अगर हमारा रेशियो जो हमको गिवन है दैट इज m/n, इफ 4/5 इज इक्वल टू m/n, सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, टोटल हाइट जो ट्रेवल करेगा, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू n प्लस m अपॉन n माइनस m इंटू इनिशियल जिस हाइट से ड्रॉप किया गया होगा। यानी कि स्ट्रेट अवे हम निकाल सकते हैं कि 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 300, तो दिस विल बी 9 इंटू 300, यानी कि 2700। तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे ही करना चाहिए, पर इसके पीछे का अप्रोच यही है, और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करके हमने n प्लस एम अपॉन n माइनस 1 इंटू एच लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग 2r minus 1 into x square plus 2r plus 1 into x plus c is equal to 0. And second equation is s plus 1 into x square plus 4s plus 1 into x plus 3c is equal to 0. Both the equations have same roots. और अगर सेम रूट्स हैं इक्वेशंस के तो इक्वेशंस सेम होनी चाहिए इफेक्टिवली, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज ऑल। ठीक है, सेम रूट्स यानी कि सेम इक्वेशंस, क्योंकि दोनों रूट्स सेम है, एक रूट सेम थोड़ी है। ठीक है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। रेशियो कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि 2r minus 1 अपॉन s plus 1 should be equal to 2r plus 1 upon 4s plus 1 should also be equal to, एक सेकेंड, this should also be equal to c upon 3c, जो कि आ रहा है 1/3। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2r माइनस 1 विल बी इक्वल टू s प्लस 1, यानी कि 6r माइनस 3 इज इक्वल टू s प्लस 1, यानी कि s आ जाएगा हमारा कितना? 6r माइनस 4। इजंट इट सो? ठीक है, सेकेंड केस में जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 इंटू 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 4s प्लस 1, यानी कि 6r प्लस 3 इज इक्वल टू 4s प्लस 1। ओके, और 6r माइनस 4 है हमारा s के बराबर, तो 6r माइनस 4, ये 6r प्लस 3 कितना है? ये है 6r माइनस 4 प्लस 7 विच इज इक्वल टू s प्लस 7 विच इज इक्वल टू 4s प्लस 1, यानी कि 3s विल बी इक्वल टू 6, और यहाँ से हमारा s इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और पहली इक्वेशन में s इज इक्वल टू 2 जैसे ही रखेंगे तो हमारा 2 प्लस 4 6, यानी कि हमारा r विल बी इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 1, r प्लस s विल बी इक्वल टू 3, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज 6x minus 3 to the whole power 9 is equal to a1 into x to the power 9 plus a2 into x to the power 8 plus a3 into x to the power 7 till a0। अब a0 क्या है? a0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जब 6x minus 3 to the power 9 है, यानी कि 6 minus 3 को हमने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है अपने आप से,
कांस्टेंट कब आएगा? जब सारे के सारे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और टोटल हमारे क्योंकि 9 टर्म्स हैं, तो -3 टू द होल पावर 9 दैट विल बी अवर कांस्टेंट टर्म, यानी कि a0 विल बी इक्वल टू -3 टू द होल पावर 9। इजंट इट सो? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगर a0 की बजाय क्वेश्चन पूछता a1 के बारे में, तो a1 क्या है? x टू द पावर 9 का कोफिशिएंट है। x टू द पावर 9 कब आएगा? जब सारे के सारे हमारे x वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे x, और साथ में 6 भी है, तो 6 टू द पावर 9 होगा a1 हमारा। इज इट क्लियर? अगर a2 पूछता क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो निकल गया हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, पर अगर ये क्वेश्चन अगली बार बदल के आए तो हमें पता होना चाहिए। अगर a2 पूछेगा तो क्या होगा? x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए, यानी कि x 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और एक बार कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा। 8 टाइम्स x मल्टीप्लाई होगा x के साथ में, यानी कि 6 भी 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 टू द पावर 8, और एक बार कांस्टेंट यानी कि -3 टू द पावर 1। लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है, जब हम 8 टाइम्स कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमें पहले 9 में से वो 8 चूज भी तो करने पड़ेंगे ना। 9 में से वो 8 टर्म्स चूज भी तो करने पड़ेंगे। कौन से 8? पहले वाले 8, आखिरी वाले 8, या पहले 7 और फिर आखिरी वाला, या तो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 9 में से 8 चूज करने के लिए 9c8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो a2 विल बी इक्वल टू 9c8 इंटू 6 टू द पावर 8 इंटू -3 टू द पावर 1। सिमिलरली अगर हमसे a3 पूछा जाता, तो इस बार 7 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 टू द पावर 7 आएगा और -3 का होल स्क्वायर आएगा। लेकिन ये 7 कौन से होंगे ये चूज करना पड़ेगा, तो 9c7 भी हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। क्या इसको समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल विद ओ एज द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल DCE। एंगल DCE हमारा कौन सा है? दिस इज एंगल DCE ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या गिवन है हमको? एक एंगल गिवन है, दिस एंगल EOD, ठीक है, EOD दैट इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। अब अगर ऑब्जर्व करो तो EOD एंगल जो हमारा बन रहा है, एक तरह से अगर हम EOD को मिला दें तो ED इज अ कॉर्ड, ED इज अ कॉर्ड, है कि नहीं? और ये जो ED कॉर्ड है ये 40 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। तो अगर ED कॉर्ड हमारी 40 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, तो सर्कमफरेंस पे जो एंगल बनाएगी ये 1/2 होगा, यानी कि एंगल EBD विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल EOD, यानी कि दिस एंगल विल बी 20 डिग्रीज। पहली चीज तो ये समझ में आती है, इजंट इट सो? इसके बाद में फिर हमको पता है कि क्योंकि AB इज डायमीटर, सेंटर उसी पे लाई कर रहा है, तो अगर AB हमारी डायमीटर है तो डेफिनेटली इसके एक साइड में सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पे बनने वाला कोई भी एंगल हमारा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, तो एंगल AEB विल बी 90 डिग्रीज, इजंट इट सो? या फिर हम कहें एंगल BEC, वो भी तो 90 डिग्री का होगा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। अब ये एंगल 90 का है, ये एंगल 20 का है, तो डेफिनेटली ये एंगल कितना आ जाएगा? दिस विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल BEC प्लस एंगल EBC, यानी कि 180 माइनस 90 प्लस 20, सो आंसर विल बी 70 डिग्रीज। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्राइंगल्स A एंड B आर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, साइड्स ऑफ B आर 3 टाइम्स दैट ऑफ साइड्स ऑफ A। तो एक साइड जो B की होगी दैट इज 3 टाइम्स ऑफ साइड्स ऑफ A। और क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया, व्हाट परसेंटेज ऑफ B's एरिया, व्हाट परसेंटेज इज B's एरिया ग्रेटर देन दैट ऑफ A's एरिया। तो एरिया हमेशा साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर साइड ऑफ A हम 1 यूनिट मान लें, तो साइड ऑफ B 3 यूनिट हो जाएगा, इजंट इट सो? रेशियो तो 3:1 का है साइड्स का। एरिया का रेशियो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एरिया का रेशियो हो जाएगा 3² का स्क्वायर, यानी कि 9:1। क्वेश्चन पूछा है ज्यादा कितना है, तो 8 ज्यादा है, 8 यूनिट ज्यादा है, और किससे? बेस क्या होगा 1, यानी कि 8/1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 800% ज्यादा है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी। 900% है और 800% ज्यादा है। ज्यादा के बारे में पूछा है तो 800 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question saying an isosceles triangle has sum of two sides as 12. If all the side lengths are in integers, then how many such triangles are possible? Sum of two sides given है as 12. अब किसी भी ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इन एनी ट्राइंगल इन जनरल, तो किसी भी ट्राइंगल में प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो साइड लेंस को अगर हम ऐड करें, लेट अस से ए बी और सी साइड लेंस है, तो ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी. सिमिलरली बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन बी. तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए साइड्स के बीच में. Isn't it so? ठीक है, तभी हमारा ट्राइंगल बनना पॉसिबल होगा, है कि नहीं? तो सम ऑफ टू साइड्स गिवन है 12. आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि दो साइड्स तो इक्वल है, तो दो केसेस बन सकते हैं. केस 1 क्या होगा, जबकि ये दोनों इक्वल साइड्स हो. ठीक है, ये सम ऑफ इक्वल साइड्स हो. अगर ये सम ऑफ इक्वल साइड्स है यानी कि दोनों साइड्स क्या हुई, 6 + 6, एंड दैट इज हाउ ये 12 आया है. अब अगर दो साइड्स हमारी 6 + 6 हैं, 6 और 6 हैं, तो तीसरी साइड क्या क्या हो सकती है, थर्ड साइड 1 हो सकती है, isn't it so? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. भाई 10 हो सकता है, 11 हो सकता है. ठीक है, तो क्या 12 हो सकता है, क्या 12 हो सकता है? 12 नहीं हो पाएगा. 12 इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 होते ही क्या होगा भाई, दो साइड्स हमारी 6 हैं और तीसरी 12 होगी, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. Isn't it so? ठीक है, सो 12 नहीं होगा. टोटल 11 केसेस बनेंगे, 11 ट्राइंगल्स बनेंगे हमारे. क्लियर है? सेकंड केस बनेगा हमारा जबकि ये सम ऑफ अनइक्वल साइड्स हो, यानी कि एक साइड तो हमारी दो इक्वल में से होगी और दूसरी अलग साइड होगी, यानी कि सम ऑफ अनइक्वल साइड्स. सो 12 हमारा बन सकता है 1 + 11 से, या फिर 2 + 10 से, या 3 + 9 से, या 4 + 8 से, या 5 + 7 से. अब अगर 1 + 11 से बन रहा है तो थर्ड साइड हमारी 1 हो सकती है क्या, 1 नहीं हो सकती है, 11 हो सकती है. क्योंकि अगर दो साइड्स 1 होंगी, एक 11 होगी, ट्राइंगल कैसे फॉर्म करेगा, खुद ही सोचो. बिकॉज 1 + 1 इज लेस देन 11, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, तो 11 हो सकती है थर्ड साइड. सिमिलरली 2 नहीं हो सकता थर्ड साइड, पर 10 हो सकता है. सिमिलरली 3 नहीं हो सकता है, बट 9 हो सकता है. सिमिलरली 4 नहीं हो पाएगा, बट 8 हो जाएगा. थर्ड वाले केस में 5 और 7 ये दोनों ही होगा, क्योंकि 5 वाले केस में भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, 5 + 5 10 इज ग्रेटर देन 7, और 7 वाले में भी होल्ड कर रही है. तो यहाँ पे दो बनेंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 6 ट्राइंगल्स बन गए हमारे इस टाइप के. तो 11 + 6 हमारा आंसर आएगा 17 सच ट्राइंगल्स. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई, रह गई थी, तो उसको लास्ट में देख लेते हैं. कि देखो यहाँ पे जब हमारा थर्ड साइड्स इक्वल टू 6 आ रही थी, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, सारे साइड्स इक्वल हैं. और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल. बट इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज ऑल्सो आइसोसेलेस. तो ये आइसोसेलेस का पार्ट होता है, इसलिए इसको हटाना नहीं है. ओके, ऑप्शन 16 आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन डी आंसर आएगा. None of these, 17 will be the answer. Clear? Equilateral triangle is also isosceles triangle. It is part of isosceles triangle. ठीक वैसे ही जैसे स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, isn't it so? ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जहां पे कि हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही इक्वल होती हैं. सिमिलरली जैसे कि रेक्टेंगल इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग Raju has a hollow cylindrical toy which has a surface area of 4620 centimeter square. Height of the toy is 7 centimeters and area of the base ring is 115.5 centimeter square. So what we have to do, we have to find the thickness of the toy. टॉय का थिकनेस कितना होगा, ये हमको इस क्वेश्चन में पता लगाना है. तो अगर हम टॉय का थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लें, जैसे दिस इज द टॉय.
ठीक है, क्वेश्चन बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की। अब अगर आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर मान लें, इनर रेडियस को स्मॉल आर मान लें, तो ये जो थिकनेस है हमारी, ये थिकनेस कितना हो जाएगा? दिस विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इज दैट इट सो? और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आउटर सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होगा हमारा 2 पाई आर इंटू हाइट जो कि 7 सेंटीमीटर है, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू 7, प्लस जो अपर बेस रिंग का एरिया है और लोअर बेस रिंग का एरिया, यानी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस रिंग, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है? सो बेसिकली ये हो गया हमारा 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 7 प्लस 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या गिवन है हमको? एरिया ऑफ बेस रिंग गिवन है, यानी कि पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज़ तो हमको ये गिवन है। सेकंड चीज़ ये गिवन है पूरा टोटल सरफेस एरिया 4620 गिवन है। तो वहाँ से क्या हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं कि 2 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू 7 प्लस ये वैल्यू कितना होगा? दिस विल बी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस रिंग, यानी कि 2 इंटू 115.5। सो ये आ जाएगा 14 पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस दिस विल बी 231 एंड दिस इज इक्वल टू 4620। तो यहाँ से 14 टाइम्स पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 4620 माइनस 231, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 4420 माइनस 31, यानी कि 4389। सो पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर विल बी इक्वल टू 4389 डिवाइडेड बाई 14। 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 छंग 42, 18, 7 2 14, 627 बाई 2, यानी कि 313.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हमें चाहिए क्या है? हमारा आंसर क्या है? थिकनेस ऑफ द टॉय, और थिकनेस ऑफ द टॉय कितनी है? आर माइनस आर। तो हमें कैपिटल आर स्मॉल आर निकालने की कोशिश नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज तो फंस जाओगे, निकालते ही रह जाओगे ऐसी वैल्यूज में। हमें निकालना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। और पहली इक्वेशन है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पहले में से अगर हम दूसरे को डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा? नहीं, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो पाई कट जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कट जाएगा, आर माइनस आर ही बच जाएगा, यानी थिकनेस ही बचेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 115.5 अपॉन 313.5। डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है। अब इसको और कितना हम सिंपलीफाई कर सकते हैं? थिकनेस ऑफ द टॉय में ये ऑप्शन गड़बड़ दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शंस ये गलत दिए हुए हैं, इनको इग्नोर करो, ठीक है। सो पहले इसको कितने से काटे? 5 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा 2 3 1 और नीचे बचेगा 6 27 ऑब्वियसली, ठीक है। और कितने नंबर से इसको काटा जा सकता है? 21 से डिविजिबल है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला नंबर तो आ रहा है हमारा, नीचे 21 से डिविजिबल नहीं है। 21 इंटू 11 है, तो 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या? हाँ, 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो 11 से काटेंगे, ऊपर 21 आ रहा है, नीचे आ रहा है 11 5 सा 55 57, अगेन 3 से कटेगा, ऊपर 7 आएगा और नीचे 19 आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 7/19 सेंटीमीटर। आवर आंसर विल बी 7/19 सेंटीमीटर, दैट विल बी आवर थिकनेस। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, एग्जाम में थोड़ा लेट करने वाला था, अगर स्टार्ट में अटेम्प्ट करने वाला नहीं, बिकॉज टाइम टेकिंग है, और अगर आप इसमें पिक नहीं कर पाए, आर माइनस आर नहीं ले पाए, तो फिर तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो स्किप करने वाला है स्टार्ट में। लास्ट में अगर समझ में आती है इस बात को तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आई गेस कि स्नैप जैसे एग्जाम में दिस शुड बी स्किप्ड, टाइम टेकिंग है और फंसाने वाला सवाल भी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फंसाने वाली है, क्लियर है, बट अप्रोच समझ में आना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ स्नैप 2021। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। आई बिलीव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, और पर्पज़ हमारा यही है कि इस तरह से हम सारे के सारे टॉपिक्स का कुछ कुछ अच्छे अच्छे सवाल रिवाइज कर लें और
एग्जाम में डेफिनेटली हमको हेल्प करेगा। साथ में अप्रोच भी डिस्कस करते रहते हैं, सो दैट बिकॉज कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमेशा अप्लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे कि आंसर हमारा वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ पे हम वैल्यूज़ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपनी ईज के हिसाब से। 0 मान सकते हैं, कहीं पे 100 मान सकते हैं, कहीं पे कुछ और मान सकते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा, अपने क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और अगर कोई आपका डाउट रह जाता है, सारे क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, शायद 17 क्वेश्चन थे, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आप कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो बेझिझक कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि सर यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आ रही, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। ठीक है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और दैट इज ऑल, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।